अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। अभी तक जो थ्योरी बताई है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यदि आपने पहले 2 लेक्चर्स में जो थ्योरी बताई गई है, यदि वो नहीं अटेंड किया है तो पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए, उसी के बाद ये थर्ड लेक्चर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जैसे कि आप जानते हो कि z की वैल्यू यदि a प्लस बी आई है और z यहां पे है, यहां का पॉइंट का नाम है a और a पॉइंट का एफिक्स है z। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ a इज z। देन मॉड z का मतलब होता है डिस्टेंस OA। OA होता है डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम Z, मतलब मॉड z का मतलब हो गया उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ये मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो ये है कि सपोज A पॉइंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। ये B पॉइंट है, यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, मतलब B पॉइंट का एफिक्स Z2 है, A पॉइंट का एफिक्स Z1 है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस AB। इसका मॉड का मतलब AB डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है वो बता रहा हूं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब आर्गुमेंट ऑफ BA वेक्टर। BA वेक्टर इज दिस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये वाली है। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो एंगल होगा ये स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां से शुरू करते हुए ये डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। यदि अमाउंट ऑफ दिस एंगल 140 डिग्री है तो इसका आर्गुमेंट बोला जाएगा -140, क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ AB वेक्टर। AB वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। AB वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। यदि हम ये डायरेक्शन बोलते हैं तब एंगल ये वाला लिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी 40, क्योंकि ये 140 है तो ये वाला अमाउंट 40 होगा, लेकिन ये पॉजिटिव 40 डिग्री होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि सेंटर यदि अल्फा बीटा हो, रेडियस r हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। Alpha beta is the coordinate of center, r is the radius of circle, xy क्या होते हैं, xy are the coordinate of any point on the boundary of circle। xy कहीं पर भी हो, ये डिस्टेंस हमेशा r होगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बनाया है ये। और अब सिमिलरली कॉम्प्लेक्स वर्ड में क्या होता है कि यहां का सेंटर का एफिक्स है Z0, रेडियस है R, Z इज द एफिक्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो मॉड ऑफ Z प्लस Z0 इक्वल टू R, Z इज द एफिक्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z माइनस 3 प्लस आयोटा इक्वल टू 4 दे रखा है। तो ये वाली इक्वेशन इनमें से किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो टू डू दिस थिंग, या तो इसको हम लेंथी वे से कर सकते हैं या शॉर्टकट वे भी है। ज्यादातर बुक्स में इसको ऐसे करते हैं, लेट
z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई। कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन पे आना है। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब एक्स वाई में हमेशा स्टार कहां से करते हैं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, एक्स प्लस वाई आई माइनस 3 प्लस आयोटा इक्वल टू 4। ये बन गया x माइनस 3 प्लस y प्लस 1 इंटू आई इक्वल टू 4, दैट इज अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट इज x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज फोर्थ चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। इस तरीके से करना आपको अच्छा लगेगा यदि मैं इसको ऐसे करता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है इसलिए वाला वे करा रहा हूं क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। z माइनस इक्वल टू 4, दैट इज अभी भी बताया था मॉड ऑफ z माइनस z0 equal to r represent a circle with affix of center z0 and radius r. So this equation represent a circle with center 3 minus I and radius 4. That is this circle becomes x minus 3 क्योंकि 3 minus I का मतलब पॉइंट हो गया 3 minus 1 रेडियस 4, तो x minus 3 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। दिस बिकम्स द करेक्ट इक्वेशन। ये वाला वे जो है लगभग उतना ही बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये अच्छा है। इसको याद रख लो कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल विद एफिक्स ऑफ सेंटर z0 एंड रेडियस r। इसका हम यूज आगे जाके बहुत ज्यादा करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P पॉइंट का एफिक्स 4 प्लस आई है, Q पॉइंट का एफिक्स 1 प्लस 6 आई है, ऐसे ही R और S के एफिक्स दे रखे हैं। हमको पता लगाना है फिगर PQRS पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में से कौन सी चॉइस करेक्ट है। इसको करने के लिए शुरू में क्योंकि PQRS कौन सी फिगर है मेरे को पता नहीं है, मैं जस्ट कोऑर्डिनेट ड्रा कर देता हूं। ये P मान लिया, ये Q है, ये R है, ये S है। तो PQ वेक्टर का मतलब होता है एफिक्स ऑफ Q माइनस एफिक्स ऑफ P, दैट इज 1 प्लस 6i माइनस 4 प्लस i, दैट इज माइनस 3 प्लस 5i। ऐसे ही SR वेक्टर जो है एफिक्स ऑफ R माइनस एफिक्स ऑफ S माइनस 4 प्लस 3i माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5i। तो इसका मतलब हो गया कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू SR वेक्टर, मतलब कि PQ लेंथ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। दो वेक्टर बराबर हो तो उनकी लेंथ भी बराबर होती है और पैरेलल भी होते हैं, तो ऑपोजिट साइड की लेंथ भी बराबर होगी और पैरेलल भी हो गए। देयरफॉर दिस फिगर इज पैरेललोग्राम, तो कंफर्म हो गया, तो हमको पैरेललोग्राम मिल गया। वैसे तो हमको एक चॉइस मिल जाए, जेईई मेंस के अंदर केवल सिंगल आंसर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वाली चॉइस करेक्ट हो गई, लेकिन फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं बाकी सारी चॉइसेस को भी चेक करके दिखा रहा हूं।
करना हो तो स्क्वायर के लिए सारी साइड की लेंथ बराबर हो और डायगोनल्स की लेंथ बराबर हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगी। हमने निकाला है PQ वेक्टर निकाला था -3 प्लस 5i, तो मॉड PQ इज इक्वल टू अंडर that is equal to under 9 plus 25 under 34। ऐसे ही SR की लेंथ भी अंडर 34 निकलेगी। अब मैं QR वेक्टर निकालता हूं। QR का मतलब fx ऑफ R माइनस fx ऑफ Q, ये आ गया दिस माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू -5 माइनस 3i। तो लेंथ QR इक्वल टू अंडर -5 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अंडर 34। और सिमिलरली PS वेक्टर का मतलब हो गया fx ऑफ S माइनस fx ऑफ P, दैट इज -5 प्लस माइनस 3i। तो इन दोनों मॉड ऑफ PS दैट इज द लेंथ becomes अंडर 34। तो सारी साइड्स की लेंथ बराबर हो गई, तो रोम्बस तो कंफर्म हो गया। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंफर्म करने के लिए यदि ये और ये बराबर हो गए, डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी, तो ये रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल रोम्बस दोनों होने का मतलब फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम रेक्टेंगल है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए हम लेंथ PR और लेंथ SQ निकालेंगे। द लेंथ PR के लिए PR वेक्टर निकालते हैं। PR वेक्टर का मतलब fx ऑफ R माइनस fx ऑफ P, दैट इज -8 प्लस 2i PR वेक्टर। अब SQ वेक्टर इज इक्वल टू -2 माइनस 8i fx ऑफ Q माइनस fx ऑफ S, सॉरी fx ऑफ Q माइनस fx ऑफ S becomes 2 प्लस 8i। तो इसका मतलब हो गया द लेंथ PR इज इक्वल टू अंडर -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज अंडर 68, and the length SQ will be also clearly under 68। तो डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर हो गई। इसका मतलब हो गया रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों होने का मतलब रेक्टेंगल रोम्बस दोनों होने का मतलब ये एक स्क्वायर भी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 चॉइसेस हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके लिए पूरा हम इसको या तो सिंप्लीफाई करें और a प्लस बी वाली फॉर्म में लेके आए, और यदि a और b दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, a नेगेटिव हो b पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन इसको पूरा सिंप्लीफाई करके a प्लस बी वाली फॉर्म में
लेके आना बहुत ज्यादा लेंथी है। द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल दूंगा। आर्गुमेंट की वैल्यू 0 और 90 के बीच की हुई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। आर्गुमेंट की वैल्यू 90 से 180 हुई तो सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ इजीली डिसाइड किए जा सकते हैं। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2, and argument of Z1 upon Z2 is equal to argument of Z1 minus argument of Z2। ये दोनों फॉर्मूले आपको मैं बता चुका हूं और इनको मैं यूज करने वाला हूं। तो argument of this whole is equal to argument of minus root 3 plus 3i plus argument of 1 minus I minus argument of 3 plus root 3i minus आर्गुमेंट ऑफ आई, या ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, प्लस आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस ये पूरा डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट ये हो गया, न्यूमरेटर का आर्गुमेंट ये हो गया। दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस रूट 3 प्लस 3i। मैं आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b by a if a is पॉजिटिव, a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, tan इनवर्स b by a होता है, बता चुका था। और मैंने ये भी बताया था प्लस माइनस पाई होता है if a is नेगेटिव, और प्लस पाई इज यूज्ड इफ b इज पॉजिटिव, माइनस पाई इज यूज्ड इफ b इज नेगेटिव। ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। और दूसरी बात है, यदि हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाए तो जनरल आर्गुमेंट के लिए हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई n के लिए कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो जनरल आर्गुमेंट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्लस 2n पाई। इस बात को हम ध्यान रखते हैं, n को 0 ले लेते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। n की कुछ भी लो, ये सारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होंगे। तो सिंपलेस्ट केसेस आर्गुमेंट ऑफ z को प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z लेते हैं, तो दैट इज द सिंपलेस्ट केस। तो मैं इसको कर रहा हूं, n को 0 ले रहा हूं इस तरह से। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a 3 by माइनस रूट 3, एंड यहां पे a नेगेटिव है तो इसलिए प्लस पाई यूज करेंगे, क्योंकि a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव है, इसलिए प्लस पाई विल बी यूज्ड। प्लस ये हो गया tan इनवर्स a पॉजिटिव है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, यहां पे a पॉजिटिव है इसलिए 1/√3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ I इज pi/2 एंड आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस √3i इज माइनस में हो गया tan इनवर्स √3/√3। अब
इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये हो गया tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स रूट थ्री प्लस पाई माइनस tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स वन बाय रूट थ्री माइनस पावर टू एंड माइनस tan इनवर्स वन। ये tan इनवर्स रूट थ्री पर रूट थ्री का मतलब tan इनवर्स वन, ये हो गया माइनस पावर थ्री प्लस पाई माइनस पावर फोर माइनस पावर सिक्स माइनस पावर टू माइनस पाई बाय फोर। और सिंपलीफाई होने के बाद इसकी वैल्यू बनती है माइनस पावर टू, और माइनस पावर टू का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, यहां पे लाई करता है। और यहां पे लाई करने का मतलब ना थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, देयरफॉर करेक्ट चॉइस इज एक्चुअली नन ऑफ दिस। फोर्थ चॉइस में नन ऑफ दिस लिखना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z डैश इज इक्वल टू पाई है, तो z डैश की वैल्यू इनमें से कौन सी पॉसिबल है? z और z डैश दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसके हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ z डैश इज इक्वल टू पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z को मैं थीटा मानता हूं, तो ये बन गया पाई माइनस थीटा। अब इनमें से वो चॉइस करेक्ट हो जाएगी जिसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा। अब देखते हैं किसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा बनता है। सपोज z यहां है, तो माइनस z यहां होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। ये अमाउंट ऑफ दिस एंगल है, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, क्योंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अमाउंट ऑफ दिस एंगल चाहे पाई माइनस थीटा है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज का मतलब माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज थीटा माइनस पाई। तो माइनस z का आर्गुमेंट हो गया थीटा माइनस पाई। हमको चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा हो, तो फर्स्ट चॉइस इज रॉन्ग। सेकंड चॉइस में z बार, हम जानते हैं कि z और z बार हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, टेकिंग x एक्सिस एज मिरर। ये वाला एंगल थीटा है, तो अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी थीटा, लेकिन ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, z का आर्गुमेंट थीटा होगा, लेकिन ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमेशा स्टार्ट x एक्सिस से ही करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हमेशा एंगल स्टार्ट करते हैं फॉर आर्गुमेंट। तो ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी चॉइस गलत हो गई, ये भी चॉइस गलत हो गई। तीसरे में लिखा है आर्गुमेंट ऑफ z के वैल्यू। अब z डैश z के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा हो। अब हम लास्ट चॉइस को चेक कर रहे हैं। यदि z यहां पे है, हम जानते हैं कि z बार मिरर इमेज होगा। अब z बार यहां है, तो माइनस z बार डैश यहां होगा, z बार यहां होगा। अब आर्गुमेंट ऑफ z थीटा मानते हैं, तो
माइनस जेड बार का आर्गुमेंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी थीटा, अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। मतलब कि ये पूरा एंगल जो है, अमाउंट ऑफ दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, और इसकी डायरेक्शन ये वाली क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार विल बी पाई माइनस थीटा, क्योंकि अमाउंट भी पाई माइनस थीटा है और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए आर्गुमेंट भी पाई माइनस थीटा हो गया। देयरफॉर माइनस जेड बार बिकम्स द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन करने से पहले ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई sin बीटा डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई sin अल्फा प्लस बीटा होता है। इसी तरह से cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा अपॉन cos बीटा प्लस आई sin बीटा की वैल्यू cos अल्फा माइनस बीटा प्लस आई sin अल्फा माइनस बीटा होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रख लो और इसको भी याद रख लो। इनको हम यूज किया करेंगे। एक बात और भी, 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई sin थीटा, या cos थीटा माइनस आई sin थीटा विल बी cos थीटा। यदि यहां पे माइनस आ जाए तो यहां पे प्लस आ जाता है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि cos π/10 प्लस आई sin π/10 एंड सो ऑन, इन सब का प्रोडक्ट इनमें से कौन सा होगा। यदि हम डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई करने तो बहुत देर लग जाएगी। मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई sin बीटा की वैल्यू होती है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई sin। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। यहां पे एक से ज्यादा टर्म है। यदि यहां पे इनटू में cos गामा प्लस आई sin गामा भी होता तो यहां पे आता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आई sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, यदि यहां पे cos गामा प्लस आई sin गामा भी प्रेजेंट होता। अब यहां पे 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, तो इसका रिजल्ट आएगा cos π/10 प्लस 2π/10 प्लस 3π/10 प्लस 4π/10 प्लस आई sin π/10 प्लस 2π/10 प्लस तो इसकी वैल्यू हो गई cos, इन सबको ऐड किया, ये आ गया 10π/10 प्लस आई sin 10π/10, that is I have got this is equal to cos pi plus I sin pi। cos pi -1 होता है, sin pi 0 होता है, इसलिए आंसर आ गया -1। -1 becomes a correct answer। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि cos 2 थीटा माइनस आई sin 2 थीटा की पावर 4 एंड सो ऑन। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से कौन सा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी बताया था मैंने cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई sin बीटा, तो मल्टीप्लाई करके तो एंगल्स ऐड होते हैं। और ये भी बताया था cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा अपॉन
cos बीटा प्लस आई साइन बीटा अपॉन होते हैं तो एंगल्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। और ये वाला फॉर्मूला तो मैं पहले भी बता चुका हूं। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डी मोइरीज थ्योरम। इस फॉर्मूले को यदि मैं दिमाग में रखता हूं तो आई कैन प्रोसीड इन दिस वे। यहां पे फॉर्मूला तब भी वैलिड है यदि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n हो, तो बन जाता है cos n थीटा माइनस आई साइन, मतलब बीच में माइनस हो तो माइनस रहता है, ये भी फॉर्मूला है। तो इसको दिमाग में रखते हुए ये बन गया cos a थीटा माइनस आई साइन a थीटा, और वो बन गया cos माइनस 20 थीटा एंड आगे जगह नहीं है इसलिए यहां लिखता हूं प्लस आई साइन माइनस 20 थीटा होल अपॉन cos माइनस 6 थीटा प्लस आई साइन माइनस 6 थीटा इंटू cos माइनस 27 थीटा माइनस आई साइन माइनस 27 थीटा। अब आगे कैलकुलेट करने के लिए ये बन गया cos a थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा cos 20 थीटा माइनस आई साइन 20 थीटा अपॉन cos 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा इंटू cos 27 थीटा प्लस आई साइन 27 थीटा। और फर्दर इट इज इक्वल टू, आगे कैलकुलेट करने के लिए अभी भी बताया था cos अल्फा प्लस इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा होता है। प्लस हो तो माइनस बन जाता है, यदि यहां पे माइनस हो तो प्लस बन जाता है। तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको नीचे ले आऊंगा, इसको क्योंकि बीच में माइनस है नीचे ले आऊंगा, इस माइनस को ऊपर ले आऊंगा तो प्लस बन जाएगा, मतलब कि बन जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा अपॉन cos 8 थीटा प्लस आई साइन, मैं सबको यहां पे प्लस लेके आ रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ये नीचे आ गया तो cos 20 थीटा प्लस आई साइन 20 थीटा, और ये आ गया cos 27 थीटा प्लस आई साइन 27 थीटा। तो लास्ट रिजल्ट आएगा cos 6 थीटा माइनस
8 थीटा माइनस 20 थीटा माइनस, क्योंकि ये अपॉन में थे इसलिए इसका माइनस आया, माइनस माइनस प्लस आई साइन 6 थीटा माइनस 8 थीटा माइनस 20 थीटा माइनस 27 theta. That is, I get the result as equal to cos 49 theta minus I sin 49 theta. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 minus 3i. 4 minus 3i will be somewhere here. वो कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई एंगल से रोटेट करते हैं और लेंथ जो है वो 3 टाइम्स कर देते हैं. इसको पहले पाई एंगल से रोटेट करते हैं, फिर लेंथ को 3 टाइम्स कर देते हैं, तो फाइनल पोजीशन का आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? ये है पॉइंट O, ये वाला पॉइंट मान लिया A है और ये वाला पॉइंट B है. तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वेक्टर OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर इनटू cos पाई प्लस I sin पाई, क्योंकि उसने बोला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इनटू फाइनल पोजीशन की लेंथ OB है और इनिशियल पोजीशन की लेंथ OA है. तो OB पर OA की वैल्यू हमको 3 दे रखी है. तो I get fx of B minus fx of O. यहां का fx z मान रहा हूं. z minus 0 is equal to 4 minus 3i minus 0 into cos pi minus 1 sin pi 0 into OB upon OA 3. तो z is equal to आ गया 12 minus 12 plus 9i. देखो यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया -12 प्लस 9i. ये फॉर्मूला जो है ये है रोटेशन फॉर्मूला या कोनिस फॉर्मूला, जिसको मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर का एफिक्स i है, ए पॉइंट का एफिक्स 2 प्लस i है, तो B और F का एफिक्स क्या होगा? अगेन रोटेशन फॉर्मूला के हिसाब से मैंने रोटेशन फॉर्मूला को फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था. अकॉर्डिंग टू रोटेशन फॉर्मूला यदि पहले मेरे को B का एफिक्स निकालने जा रहा हूं तो फाइनल वेक्टर विल बी HB, क्योंकि जो पॉइंट का एफिक्स निकालना हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लेके आते हैं. तो फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इनटू ये वाला एंगल जो है 60 है, दैट इज π/3 है, cos π/3 प्लस I sin की लेंथ बराबर है, यहां पे आता है फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. अब एफिक्स ऑफ B मैंने Z मान लिया, तो Z माइनस I इक्वल टू 2 प्लस I माइनस I इंटू 1/2 प्लस I इंटू √3/2. दैट इज Z माइनस I इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस I √3/2. Z इज इक्वल टू I प्लस 1 माइनस, दैट इज Z इक्वल टू 1 प्लस √3 प्लस 1 इंटू I. तो B पॉइंट का एफिक्स मिल गया, और यदि F पॉइंट का एफिक्स निकालना है तो इजीली ये डायरेक्शन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज थी इसलिए हमने cos π/3 प्लस I sin π/3 किया था, और यहां पे फाइनल वेक्टर होगा HF. मैं बस इतना लिख रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना. HF वेक्टर इज इक्वल टू HA वेक्टर, और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला वेक्टर से देते हैं, फाइनल ये वाला होता है, तो ये डायरेक्शन हो गई
क्लॉकवाइज, तो हो गया cos माइनस पाई बाय 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 3, दैट इज यदि ये z डैश है तो z डैश माइनस आई इक्वल टू 2 प्लस आई माइनस आई इंटू 1/2 माइनस आई √3/2, और यहां से z डैश की वैल्यू निकलेगी वो fx ऑफ f होगा इन दिस वे। दिस इज ओवर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पॉइंट को अबाउट ओरिजिन रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फाइनल पोजीशन जो बी होगी इस पॉइंट का एफिक्स क्या होगा, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक ही बात है। जैसे कि ए पॉइंट का एफिक्स है √2 माइनस आई √2, मतलब कि कोऑर्डिनेट हो गए √2 माइनस √2, ये ए पॉइंट का एफिक्स है। बी पॉइंट का एफिक्स निकालना है, तो फाइनल वेक्टर इज ओबी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इनटू cos 45 प्लस आई साइन 45 इंटू फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज 1। इन दोनों की लेंथ बराबर है इसलिए इंटू 1 आ गया। ये है रोटेशन फॉर्मूला या कोनिस फॉर्मूला, इसको मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां का एफिक्स मैं z मान रहा हूं, तो एफिक्स ऑफ b माइनस एफिक्स ऑफ o इज 0। एफिक्स ऑफ a माइनस एफिक्स ऑफ o इज √2 माइनस आई √2 इंटू 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2, z इक्वल टू √2 इंटू 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई बाय √2 कैंसिल हो गया, z इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, z इक्वल टू 2 क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 2 का मतलब 2 प्लस 0 आई, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 0 इन दिस वे। सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, z1 z2 z3 आर एफिक्स ऑफ द वर्टिसेस। तो इस कंडीशन के अंडर हमने पता लगाना है ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल होगा, एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको करने के लिए ये क्लियर है कि z1 माइनस z3 को मैं CA वेक्टर बोल सकता हूं क्योंकि एफिक्स ऑफ A माइनस एफिक्स ऑफ C विल बी z1 माइनस z3 अपॉन ये हो गया CB इज इक्वल टू cos 60 माइनस I sin 60, that is CA equal to CB into cos 60 minus I sin 60 into 1। इसका मतलब हो गया CA वेक्टर ये है, CB वेक्टर ये है, CB से हम ये 60 माइनस आई साइन 60 को ऐसे बोल सकते हैं CA इक्वल टू CB इंटू कॉस माइनस 60 प्लस आई साइन माइनस 60। ये हो गया, इसका मतलब कि CB इनिशियल वेक्टर है, CA फाइनल वेक्टर है और अमाउंट ऑफ रोटेशन इज 60 और माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पे बाहर में 1 आया है, मतलब कि CA और CB की लेंथ बराबर है और ये वाला एंगल 60 है, तो ऑटोमेटिकली ये और ये भी 60 बन गए क्योंकि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो ये 60 है तो ये दोनों भी 60 बन गए, देयरफॉर द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब कई बोलेंगे कि एक्यूट एंगल वर्ड भी करेक्ट है, तो क्या दोनों करेक्ट बोले जाएंगे?
यदि सिंगल आंसर करेक्ट वाली बात बोली जाए तो हमेशा बेस्ट पॉसिबल चॉइस बोली जाती है। यदि ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होता तो ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन यदि सिंगल आंसर करेक्ट है तो फिर ये हम करेक्ट मानेंगे कि बेस्ट, इन दोनों में से बेस्ट चॉइस इक्विलेटरल है। Therefore, the question is done. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिप्रेजेंट ए लाइन दैट इज ax plus by plus c equal 0. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन। यदि वो लीनियर डिग्री इक्वेशन है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन की इक्वेशन az बार प्लस a बार z प्लस b वाली फॉर्म में होती है। किसी भी लाइन की इक्वेशन az बार प्लस a बार z प्लस b वाली फॉर्म में होती है और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है माइनस a अपॉन a बार। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स स्लोप वर्ड किसी को नहीं पता है तो पहले मैं बता देता हूं। जैसे कि कोई लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप बोला जाए तो वो tan थीटा है, लेकिन इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप बोला जाए तो वो है cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन। इस बात को दिमाग में रखते हुए अब हम क्वेश्चन करेंगे। यह है लाइन की इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और दूसरा फॉर्मूला है कि यह लाइन की इक्वेशन है az बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल 0 और एक कोई पॉइंट p है, यहां का एफिक्स है z0 और हमने इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो द लेंथ PQ is equal to a z0 bar plus a bar z0 plus b upon 2 into mod a. This formula gives the distance of a point from a line. Distance का मतलब perpendicular distance. तो then PQ is given by this formula. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P पॉइंट का एफिक्स Z है, Q पॉइंट का एफिक्स माइनस IZ है, तो OP और OQ के बीच का एंगल क्या होगा। ये बात ध्यान रख लो कि ये पोजीशन यदि Z है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाती है। यदि ये Z है तो यहां का पोजीशन, इस पोजीशन का एफिक्स जो है IZ होगा। ये होगी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यदि माइनस I से मल्टीप्लाई करेंगे तो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और वो भी 90 डिग्री से ही होगी। तो OP और OQ के बीच का एंगल जो है वो 90 आएगा। अकॉर्डिंग टू this concept we have got the answer as pi by 2. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट P है जिसका एफिक्स Z1 है, पॉइंट Q है एफिक्स Z2 है, R है उसका एफिक्स Z3 है और PQR आर लाइन ऑन ए लाइन। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी ये हमने पता लगाना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान रख लो, ये A है, ये B है, ये C है। फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां का एफिक्स मान लिया Z1 है, यहां का एफिक्स Z2 है, यहां का एफिक्स Z3 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉडुलस ऑफ iota by 4 z1 bar 1
Z2 Z2 बार 1, Z3 बार 1। इसका मॉडुलस जो है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और यदि पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू 0, therefore the value of this determinant becomes 0।